हेलो GW सोल्जर्स, हाउ आर यू ऑल। सो बच्चों, आज मैं और स्वदेश सर आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं जहां पे हमारे साथ में एक स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन नीटी मुंबई में हुआ है। ठीक है, he has appeared in GATE 2023 and let me tell you before starting this session कि शिवम जो है he has secured ऑल इंडिया रैंक 421 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उससे भी ज्यादा बड़ा एक और अचीवमेंट है दैट ही इज ऑल इंडिया रैंक 1 इन नवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग। नवल आर्किटेक्चर और मरीन इंजीनियरिंग एक गेट का स्ट्रीम है जिसमें नवल आर्किटेक्चर विच इज बेसिकली ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्योरली मैकेनिकल तो नहीं कह सकते हैं बट मैकेनिकल का एक ब्रांच होता है जिससे इन्होंने अपीयर किया है एंड ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 and on basis of that score only he has got NITI Mumbai. So बच्चों, आप लोगों के लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही अलग होने वाला है बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर सिर्फ मैकेनिकल हमने लिया है, उसके बेसिस पे हमें कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती हैं। तो आज आपके सामने शिवम हैं जो कि आपको ये भी बताएंगे कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल में अच्छी रैंक लेके आओ तो ही आपको नीटी या फिर आईआईटी बॉम्बे या आईआईएससी बैंगलोर या जो टॉप टेक्निकल कॉलेजेस है वो मिलेंगी। इनफैक्ट अगर दूसरे स्ट्रीम में भी आप हो, जैसे कि एक्सी हो गया या फिर नवल आर्किटेक्चर हो गया या फिर पीआई हो गया, इन सब ब्रांचेस में भी अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपका स्कोर अगर अच्छा है, तो आप मैकेनिकल वालों से कहीं ज्यादा अच्छी जगह पे प्लेस हो सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम शिवम। शिवम, आपका स्वागत है इस सेशन में जो कि बहुत ही एनरिचिंग होने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो आप अपना आइडियाज इनके साथ में शेयर करेंगे। बच्चों, आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ, शिवम जो है वो मेरी ही कॉलेज से है। मैं भी मेरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से बीटेक किया था। शिवम भी मेरी ही कॉलेज से है। शिवम भी मेरी तरह जहाजी है। ठीक है, जहाज पे कुछ दिन सेल किया है, दुनिया भ्रमण किया है और उसके बाद में आके इन्होंने गेट की प्रिपरेशन शुरू की। इनको लगा कि मुझे गेट करना चाहिए और उसके बाद में अब ये नीटी में जा रहे हैं। सो बिफोर गोइंग टू शिवम, आई वंस अगेन वेलकम शिवम टू दिस प्लेटफॉर्म। ऑल्सो ओवर टू स्वदेश सर। सर, आप भी थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए बच्चों को। हाँ, अभी जैसे कल मैंने मैसेज डाला टेलीग्राम में, भैया कोई किस किस का हुआ है, तो एक्चुअली शिवम ने सबसे पहले दिया कि सर मेरा हो गया फाइनली। तो मैंने इनसे पूछ रहा था, इन्होंने देखिए इनके लिए कुछ यूनिक चीजें हैं। हमारे बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं हमसे, उनके लिए काफी अच्छा एंकरेजमेंट होगा। इन्होंने 2020 में बीटेक पास किया। उसके बाद एक साल इन्होंने शिपिंग में काम किया। और उसके बाद इन्होंने जो पीडब्ल्यू पे हम सब लोग ले रहे थे ना, जो जो हमारे जो इनिशिएटिव से लास्ट ईयर क्रैश कोर्स हो गया और पीवाईक्यू हो गया, सुपर 30 जो भी था, सिर्फ इन्होंने वो अटेंड किया, बाकी कोई कोचिंग अटेंड नहीं की इन्होंने। सिर्फ इन्होंने यूट्यूब के हमारे जो लेक्चर उनको फॉलो किया, क्वेश्चन अपने इन्होंने किए। उससे ही मैकेनिकल में 421 और नेवल आर्किटेक्चर में रैंक 1 आई। तो इट्स अ रियली वेरी यूनिक अचीवमेंट बाय हिम। आई कॉन्ग्रेचुलेट शिवम। एंड ऐसे बच्चों से हमारी छाती चौड़ी हो जाती है ना, हम टीचर्स की। और पेरेंट्स, ऑफ कोर्स पेरेंट्स, उन्होंने आपको इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो मैं शिवम को वेलकम करता हूं। और कुछ बताइए आपने। मैं ऐसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब आपके सामने कोई प्रिपरेशन नहीं थी, जब हमने फ्री इनिशिएटिव किए जैसे क्रैश कोर्स वगैरह, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? सर मेरा तो ऐसे मैकेनिकल की प्रिपरेशन हो नहीं रही थी। अगस्त तक तो मैंने मैकेनिकल का कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, मैं एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। हम्म। मगर फिर सर जब मैकेनिकल को अलाउ नहीं किया एनएम के साथ, तो एक पेपर मेरा एनएम कंफर्म था, एनएम के साथ बस मैकेनिकल अलाउ किया। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे मैकेनिकल का भी सिलेबस कवर करना है और टाइम बहुत कम था क्योंकि एनएम का भी करना है, मैकेनिकल भी करना है, 6 ही महीने बचे थे। तो फिर उस समय आपका जो क्रैश कोर्स था उससे मेरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग इतना हो गया था कि मैं गेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूंगा। तो हम्म। बाकी मैंने डिजाइन और थर्मल कर रखा था, फ्लूइड भी मैंने क्रैश कोर्स से ही किया। फिर क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस हो गए, सेशंस में ही, ऑनलाइन लाइव में हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस पीपीटी में मिल गए। तो सर एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है गेट के लिए। सर मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो क्योंकि और जहां तक सर मुझे पता है कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मैंने कोई सिली मिस्टेक के कारण कोई गलती नहीं की होगी एग्जाम में। मैंने जो अच्छा देखा अच्छा। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ ठीक है, क्वेश्चंस इतनी प्रैक्टिस कर लो कि सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाए।
तो मतलब एक ये क्वेश्चन पूछना चाहता था, जैसे आप मैरिन में थे, शिपिंग में जॉब किया, गेट में घुस गए और भगवान की कृपा से आपकी रैंक भी जबरदस्त आ गई। आपका टारगेट नीट ही था कि, या फिर मिल गया इसलिए जा रहा हूं, आपका टारगेट था या फिर? नहीं सर, जब शिपिंग छोड़ा तो कुछ महीने तो ये सोचने में निकाला कि आखिर करना क्या है आगे, अगर शिपिंग छोड़ के आगे आगे करना क्या है, मेरे को इंजीनियरिंग को ही परस्यू करना है या कुछ और करना है। तो वो हाँ पहले हाँ। सोचा, उसके बाद जब सोचा कि नहीं गेट के लिए फोकस करना है, फिर गेट से अपॉर्चुनिटीज मैंने डिसाइड किया कि देखा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं मेरे लिए। तो अच्छा। निटी वाज अमंग द टॉप सजेस्टेड, सब सारे लोगों का सजेशन में था निटी। और ऑनेस्टली उस समय बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था निटी एक्चुअली है क्या। मगर धीरे धीरे उसके बाद फिर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं किया, उसके बाद मैंने पढ़ाई पे फोकस किया कि पहले पढ़ाई अच्छे से करना है। फिर धीरे धीरे हम्म। जब स्कोर भी आया तो फिर मुझे लगा कि अब इस स्कोर पे मैं टॉप अपॉर्चुनिटीज के लिए टारगेट कर सकता हूँ। और निटी बैक ऑफ द माइंड ये था ही कि निटी है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईएससी है, ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें टारगेट करके पढ़ाई करनी है। तो इन हम्म। इन इंस्टीट्यूट्स को तो मेरा प्रेफरेंस भी, मैं पिछले रैंक स्कोर अच्छी आई थी तो पिछले कुछ महीने से मैं यही डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे सेट करें। तो मैंने अच्छा निटी को पहला प्रेफरेंस दिया, आईआईएससी को दूसरा दिया, आईआईटी बॉम्बे आईईओआर को तीसरा प्रेफरेंस दिया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मुझे पता था आईईओआर तक तो मिल ही जाएगा इस स्कोर पे, तो आईईओआर के नीचे तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ओवर टू विनोद जी। सर सर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सवाल, एक बहुत ही अच्छी बात शिवम ने बोली है कि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट उस टाइम मेरा एक ही फोकस था या एक ही टारगेट था कि पहले एक अच्छी रैंक लेके आ जाऊं, और अच्छी रैंक लेने के बाद में मैं फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। बच्चों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि जब मेरी रैंक आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, और वो ख्याली पुलाव जैसा होता है ना, वो पकाते रहते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पहले फोकस करो कि भैया मेरे को रैंक तो अच्छी लाऊं, आगे कहाँ जाऊंगा वो मैं बाद में सोचूंगा। आप पहले ही सोचते हो आईआईटी बॉम्बे में मेरे को मिल जाएगा, फिर मैं यहाँ जाके ये करूंगा वो करूंगा। उससे ज्यादा बेटर है कि आप समझो पहले जो आपके प्रेजेंट में है उस पे फोकस करो। सर मैं एक और सवाल शिवम से पूछना चाहता हूँ कि शिवम, जैसा कि बच्चों मैं आपको बता दूं, मेरी जो है मेरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, और ऑलरेडी वहां से मतलब टैलेंटेड बच्चे ही जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। 12वीं क्लास के बाद में जनरली मोस्टली जेई के थ्रू एग्जाम होता है, इसका सिलेक्शन होता है। आजकल इसने अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू किया है, बट आई एम श्योर शिवम माइट बी इन वेरी लाइक गुड स्टूडेंट्स जिसको ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज आता था। बट एक चीज ये पूछना चाहूंगा शिवम की, मरीन फील्ड में थे, अच्छा खासा पैसा भी है मरीन फील्ड में, ऐसा क्यों लगा कि मरीन को छोड़ के फिर इस गेट की साइड में आते हैं? ये एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जो मैं बच्चों से भी मतलब बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि देखो आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, कहीं पे जॉब कर रहे होगे, फिर उस टाइम थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है, फिर आप सोचते हो यार मैं कुछ और क्यों करूं। हाँ तो सर, तो उसका आंसर मैं जानना चाहता हूँ। सर वो एक्चुअली होता क्या, शिपिंग में एक टाइम के बाद हमारे शिपिंग में क्या होता है, सेचुरेशन लेवल भी आता है और फिर बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि बीटेक करने के बाद बहुत लिमिटेड नॉलेज है। तो बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ हम बहुत कुछ नया नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए लगता है कि, और जब इफ यू आर गुड इन एकेडमिक्स, आपका पढ़ाई में अच्छा है, मन लगता है पढ़ाई में, तो हमेशा ये एक कमी महसूस होती है कि कुछ और पढ़ना चाहिए था, कुछ और पढ़ते तो और बेटर कर सकते थे। ये कमी हमेशा महसूस होती रहेगी अगर पढ़ने में मन लगता है तो क्योंकि बीटेक के साथ बहुत लिमिटेड नॉलेज है सर, बस वो कुछ सिखा दिया जाता है, उसके बाद एक बस गधे की तरह काम करते रहो। बीटेक के साथ, जॉब के साथ, और मोस्ट ऑफ द फील्ड में यही होता है सर कि जो चीज आ गया बस वही चीज करते रहो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मगर सर मास्टर्स में हायर स्टडीज एक बहुत अपॉर्चुनिटीज खोलता है कि अब आप ब्रॉडर वे में थिंक कर सकते हो। तो वो चीज हमेशा कमी महसूस होती थी कि एक बहुत लिमिटेड सोच चल रहा है बीटेक के साथ। जॉब में नो डाउट पैसे अच्छे हैं, मगर उसके बाद भी एक कमी महसूस होती थी कि बहुत लिमिटेड सोच के साथ काम कर रहा हूँ। तो वो एक्सप्लोरेशन चाहिए था कि उसके बाद फिर जब छोड़ा तो लगा कि अब मुझे कुछ भी पढ़ा दो, मैं सब कुछ पढ़ने को तैयार हूँ, बट मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। ओके। तो ये चीज था दिमाग में, पढ़ना है पढ़ना है। तो पढ़ाई करना, बस ये चीज था कि पढ़ने से ही होगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पढ़ाई करना ही होगा, बेसिक बॉटम लाइन यही है, पढ़ाई करना है। करते तो पढ़ाई करते रहना चाहिए सर। हाँ बहुत अगेन बहुत ही एक रिमार्केबल चीज बोली कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना चाहिए। हाँ कभी भी स्टैग्नेट मत हो, एक जगह पे रुको मत, अपने आप की अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो। तो शिवम एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो बच्चों का जनरली रहता है, जैसे आपने कहा था कि मेरा थर्मल वाला पोर्शन प्रिपेयर हो चुका था, आप थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी बताओ कि आपने कब पढ़ाई शुरू की,
कितने टाइम में आपने कौन कौन से कोर्सेज कर लिए थे उसके बाद में, जिससे कि जो एक नॉर्मल बच्चा है जो अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है अभी, तो उसको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ यार मैं ऐसे ऐसे अगर करूंगा तो मैं भी एक अच्छी रैंक ला सकता हूँ। सर पहले तो मैंने एक्सी कवर किया, मैंने एक्सी के सिलेबस के हिसाब से कर रहा था, तो एक्सी ई और एक्सी डी का सिलेबस मैंने डिजाइन और ये थर्मल सेक्शन 2 बार कंप्लीट कर दिया अगस्त तक। उसके बाद मैं एनएम शुरू करने वाला था, एनएम के पेपर के लिए। मगर जब मैं मैकेनिकल का ऑप्शन मिला, बस मुझे एक्सी का ऑप्शन नहीं मिला, तो मैंने सोचा 2 सेक्शन कंप्लीट है, थर्मल और ये, बस एक फ्लूइड बचा है। तो फिर मैंने क्या किया, एनएम को थोड़ा होल्ड किया कि मैं सोचा कि एनएम मेरा कोर बैकग्राउंड है, तो वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। फिर मैंने 3-4 महीने सोचा कि और भी कंटिन्यू करूंगा, तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स खुद से किए। फिर क्रैश कोर्स शुरू हो गया, तो क्रैश कोर्स के साथ दिसंबर तक मैं चल गया। उसके बाद फिर 1 महीने में मैंने क्रैश कोर्स के साथ साथ एनएम को भी कंटिन्यू किया, क्योंकि अब मुझे पता था कि अब अगर मैं अब टाइम निकालूंगा तो फिर टेस्ट सीरीज के लिए टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। तो मिनिमम 1 महीना टेस्ट सीरीज के लिए होना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। तो चाहे आप कितना भी पढ़ लो, दिसंबर तक जितना सिलेबस हुआ, अगर 50% हुआ तो 50% ही जाए, लेकिन मेरा बाय गॉड ग्रेस मेरा 80% सिलेबस दोनों सब्जेक्ट के अच्छे से तैयार हो गए थे। बाकी मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, मैंने मतलब सोचा कि अगर मतलब बाकी टॉपिक से जो 20% मैं नहीं कवर कर पा रहा हूँ अच्छे से, उससे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वो मैं अटेम्प्ट कर लूँ। तो इसके लिए मैंने उसके बस छोटे छोटे मैराथन वीडियोज, रिवीजन वीडियोज जो होते हैं वो देख लिए, सो दैट मुझे फॉर्मूलाज पता हो, कुछ भी नया टर्म ना दिखे, सो दैट अगर जस्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 2+2 ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत इजी सा क्वेश्चन, तो वो मैं अटेम्प्ट कर लूँ। तो इसलिए, और मैथ्स और एफटी सर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो मैथ्स और एफटी को अगर किसी का वीक है तो हर ऑल्टरनेटिव वीक में एक बार मैथ एफटी को टच कर लो, अगर ठीक ठाक है तो फिर। और सर गलती हम लोग ये करते हैं ना, एप्टीट्यूड को हम लोग ऐसा सोचते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को 1 मिनट में कर देना है। ये बैंक एसएससी का एग्जाम नहीं है कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को 1 मिनट में करके सॉल्व करना है। वहां भी सफिशियंट टाइम दो, 2 मिनट 2.5 मिनट। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, प्रॉपर जो कन्वेंशनल मेथड जो 7th 8th में पढ़े तो उससे चलेंगे, तो 2.5 मिनट में वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को इक्वल वेटेज देके अगर करेंगे सर तो फिर ठीक है। तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे एप्टीट्यूड के लिए वो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ये सब नहीं देखने, जो कन्वेंशनल तरीका है उन्हीं से चलना है। तो मेरे एप्टी में भी बस एक क्वेश्चन गलत हुआ, सारा क्वेश्चन सही हो गया। तो चाहे नेवल हो चाहे मैकेनिकल हो, तो मैथ्स भी मेरा 2 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन दोनों पेपर में छूटे। तो मतलब मैंने ये था कि मतलब सफिशियंट इक्वल वेटेज देना है हर टॉपिक को, और जो मेरा छूट गया और दिसंबर तक उसके बस रिवीजन वीडियोस देख लो, सो दैट मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा ना रह जाए। छूटा मैं ना। हाँ, मैं बस साउंड रहूं कि एग्जैक्टली हाँ ये होता है। एग्जैक्टली हाँ, ये सर एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होता है ये कि मैं, बच्चे बहुत सारा कोर्स छोड़ देते हैं तो मैं भी उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट उनका शॉर्ट नोट्स देख लो या गेटोपीडिया जो हमने प्रोवाइड हाँ करवाया, एटलीस्ट उसका सिर्फ फॉर्मूला देख लो कि अगर 2+2 वाला सवाल आ जाए। बहुत बार लल्लू सवाल आते हैं। हाँ सर। 30% ऑफ द गेट का पेपर ऐसा होता है जिसको आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप प्योरली एप्टीट्यूड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे सवाल आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। तो सर मैं शिवम से एक और चीज पूछना चाहूंगा, लाइक अब निटी जब सोच ही लिया है जाने का, तो निटी के बाद का क्या कोई प्लान है आपके पास में कि हाँ आगे मुझे रिसर्च में जाना है निटी के बाद में, या फिर आई विल गो फॉर जॉब आफ्टर निटी में भी? निटी से वैसे बच्चों बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं, ऑन एन एवरेज पैकेज जो है तो वो 20-25 lakhs का लगता है। हाँ सर, तो सबसे पहले तो शुरू में था कि रिसर्च के लिए जाना है सर, मगर फिर लोगों ने बहुत डरा भी दिया, ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत डरा दिया कि रिसर्च के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, 5 साल तक कंप्लीट ही नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी के लिए 2 साल के लिए कोर्स के लिए जाते हैं। अगर फिर भी पढ़ने की इच्छा बची रही कि और पढ़ने का मन करेगा तो फिर रिसर्च के लिए जाऊंगा। अदरवाइज जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे होने वाले हैं निटी में, क्योंकि बिजनेस स्कूल है, उनकी रेपुटेशन उनके प्लेसमेंट से रिफ्लेक्ट होता है। तो प्लेसमेंट राइट। अपॉर्चुनिटीज के लिए मुझे फिक्र नहीं करनी है। बस ये है कि सर उसके बाद जैसे अभी मेरा गेट का पेपर खत्म हुआ तो उसके बाद मैं बैठ सकता था, क्योंकि निटी मिल जाएगा या तो आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इन चीजों के लिए भी जो स्किल्स चाहिए, जो मेरे अंदर कमी है वो पढ़ लेता हूँ। तो मैंने पिछले 2 महीने में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, एक्सेल वगैरह पढ़ा, कोडिंग के लिए पाइथन वगैरह पढ़ लिया, जो चीजें मेरे में कमी थी, क्योंकि मुझे पता है कि टेक वर्ल्ड में ही इसका काम आने वाला है। तो इन चीजों पे मैंने काम शुरू किया, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, कभी ना कुछ तो करते रहना चाहिए, और खाली बैठ के फिर क्या करेंगे सर। तो नहीं मनोज जी, इसलिए मैं सोच रहा था जिन्होंने अब इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, निटी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा इनका? निटी। तो क्योंकि देखो इसमें एक चीज और है, क्योंकि बच्चों को बताना चाहता हूँ, ये बिहार के हैं। जनरली यूपी बिहार में क्या होता है कि हम लोगों की अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग होता है एक्चुअली हम लोगों का। तो पहले डर जाते हैं, अरे अंग्रेजी में मेरे को बोलना पड़ेगा, तो उससे पहले पहले 50% लोगों का एंथुसियाज्म पहले ही चला जाता है। तो हम भी यूपी के हैं और ये भी बिहार के हैं।
तो अब हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए, अगर सपोज किसी का अंग्रेजी में हाथ तंग है तो क्या करे वो, और ओवरऑल आपने कैसे हैंडल किया इंटरव्यू को, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर कुछ चीजें जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, डीटी का ये इंटरव्यू ऐसा होता है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है कुछ तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के रिवॉल्विंग क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपका जैसे जैसे जो डिस्कशंस हो रहे थे ग्रुप में, निधि से रिलेटेड ग्रुप्स में, उनके बेसिस पे बता रहा हूँ, मेरा वर्क एक्स था तो मेरा वर्क एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद जो अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे बहुत क्वेश्चन रहेगा। मगर और इंग्लिश में अगर दिक्कत है सर तो थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश मैंडेटरी है, निटी के लिए इंग्लिश मैंडेटरी है, बोलना होगा। मगर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप बिल्कुल ग्रामेटिकली सही बोलो, योर फ्लो शुड बी गुड एंड योर skills, that the way you are expressing yourself should be enough to communicate with the person that's in front of you. So हम्म। उनके साथ आपको फेशियल कम्युनिकेशन, इसलिए वो ऑनलाइन भी लेते हैं तो वीडियो कैमरा वगैरह उनका भी ऑन रहता है, आपका भी ऑन रहता है। वो बहुत जगह ऐसा होता है कि सामने वाला इंटरव्यूअर का कैमरा ऑफ रहता है तो फिर कम्युनिकेट करने में मुश्किल होता है। निटी ये चीजें नहीं करता, उनका भी कैमरा ऑन रहेगा सो दैट आप कम्युनिकेट कर पाओ अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आइडियाज को वहां तक पहुंचाओ। इंग्लिश नो डाउट मैंडेटरी है और प्रैक्टिस करनी होगी। अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो ऐसे जगहों पे इंग्लिश, इनफैक्ट ऐसे जगहों पे क्या है सर, आईटीज में भी सर जितने कंपनी जाएगी वहाँ इंग्लिश में ही करना होगा हाँ बात। हाँ तो ये तो इंग्लिश मैंडेटरी स्किल है, भले हम कुछ भी बोले, हिंदी हमें भले कंफर्टेबल होते हैं हम हिंदी में, मगर इंग्लिश मैंडेटरी स्किल है। अगर किसी को दिक्कत है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ ले, या मोस्ट इंपॉर्टेंट सर वीक में एक मूवी भी देख लेगा ना कोई इंग्लिश मूवी, तो वो भी काम कर जाएगा। और वीक में एक मूवी सर देखना कभी कभी मुझे लगता है जरूरी भी होता है, क्योंकि आपको माइंड में एक ब्रेक लेना चाहिए। और अगर आपका बैकलॉग नहीं है सर तो संडे को ब्रेक लेना चाहिए, अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो। मैं अच्छा, लेता संडे था को सर मूवी कभी देखनी कभी। चाहिए एक फिर। हाँ एक ब्रेक, मतलब मैं संडे को ऐसा करता, अगर जिस वीक में मेरा कोई बैकलॉग नहीं है सर, कि इस वीक के मेरे हाँ सारे टारगेट्स अचीव्ड है, तो हाँ उस वीक में मैं बैकलॉग लेता था, मतलब ब्रेक लेता था। और जब मैं मूवी देखता था अगर उस संडे को, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड मेरे ये भी क्लिक करता रहता था, आज कुछ नहीं पढ़ा है, आज कुछ नहीं पढ़ा है। तो इससे क्या होता था, नेक्स्ट वीक का मोटिवेशन बन जाता था कि एक दिन मैंने वेस्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट वीक का एक मोटिवेशन बन जाता था, अब तो पढ़ना पड़ेगा यार, एक दिन वेस्ट कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और पूछूंगा इससे रिलेटेड। आपने बहुत अच्छा बताया जैसे कैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए नीट इंटरव्यू। मतलब जैसे अभी मैं डाउट सेशन भी ले रहा था कुछ बच्चों के, वीकली वंस लेता हूं मैं। तो एक बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, सर हमने ऐप खोला, पीडब्ल्यू ऐप खोला या फिर यूट्यूब में कुछ देखा हमने, कोने में सडनली मूवी पे क्लिक हो जाता है और कुछ सॉन्ग पे क्लिक हो जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल करें बच्चे। सर आसान है, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, कि अगर आपको जैसे सोशल मीडिया का एडिक्शन है तो आप अकाउंट्स को सबसे पहले डिलीट ही कर दो। डीएक्टिवेट नहीं, डिलीट ही कर दो। उसके बाद एक बार डिलीट हो जाता है फिर आप लॉगिन भी नहीं कर सकते हो। तो आपको हमेशा, अब आप कर ही नहीं सकते हो तो क्या करोगे। तो हाँ हाँ अकाउंट, जिनके अकाउंट पे सर एक अच्छा खासा व्यूअर बेस होता है, उनको अपने अकाउंट से जब बहुत प्यार होता है वो बार बार खोलते हैं। जिनका अकाउंट स्क्रैच से शुरू होता है वो नहीं खोलते हैं। तो एक बार डिलीट कर दोगे तो फिर वो खत्म, सोशल मीडिया खत्म। अगर आपको बार बार किसी एप्स के नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो मोबाइल्स में आ रहे हैं, तो फिर आप मोबाइल में डीएनडी एक्टिवेट कर दो, उन पर्टिकुलर ऐप का इंटरनेट एक्सेस ही बंद कर दो। हम्म। उसके बाद सर अगर यूट्यूब है, यूट्यूब में आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहे हैं, तो आप यूट्यूब का एक सेपरेट अकाउंट बनाओ, उसमें गेट रिलेटेड 10 वीडियो सर्च कर लो, उसके बाद आपके रिकमेंडेशन में भी गेट रिलेटेड वीडियोज ही आएंगे। तो अच्छा। ऐसे आप टैकल कर सकते हैं। मतलब आपको खुद को शुरुआत में थोड़ा सा कुछ कुछ कर देना है, हिम्मत करके कि हाँ ये कर देता हूँ। उसके बाद जो होगा, उसके बाद यूट्यूब का एल्गोरिदम ही आपकी मदद करेगा आपको गेट रिलेटेड वीडियोस देने में। तो इस तरह से कर सकते हैं, बस ये शुरुआत में कुछ स्टेप्स लेने होंगे बस। ओके। ये सर ये बहुत बड़ी एक और बात बोल दी कि आपको शुरुआत करना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वेल वेल बिगिन इज हाफ डन। हाँ हाँ मतलब एक बार अच्छा काम शुरू कर दो, मतलब आधी मेहनत आपकी खत्म हो गई। और उसके लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली मतलब कर दो, ठीक है कल देखेंगे, नहीं। आपको आज भी सोचना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना ही है, तो मैं आज कर दूंगा। अगर आज नहीं किया तो मैं कल करूंगा, कल नहीं किया तो मैं परसों करूंगा, मुझे करना ही है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाले फेज में आप चले जाते हो कि ठीक है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसा हाँ नहीं करना, आपको जिद्दी होना है। अगर आपका एम है कि नहीं यार मुझे क्रैक करना है, तो फिर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्रैक करना है। और हर दिन आपके दिमाग में ये चलते रहना चाहिए। जैसा शिवम बोलते हैं कि एक दिन वेस्ट हो गया, मतलब ये दिमाग में चल रहा है कि एक दिन वेस्ट हो गया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इनर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ यार मुझे मुझे क्रैक करना है। जब आप एक रेस में दौड़ रहे होते हो तो आपको पता होता है कि मुझे फास्ट आना है, तो आप हर टाइम पूरे स्टेप में आप मेहनत करते हो। वैसे ही ये भी एक बहुत लंबी रेस है सर,
मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक मैराथन से भी बहुत ज्यादा लंबा रेस है। मैराथन में जितना मेहनत लगता है, उसके हर पल पल पे हम सोचते हैं यार अब छोड़ देता हूँ, अब छोड़ देता हूँ, अब छोड़ देता हूँ। बट उस छोड़ने के अगेंस्ट जो अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, अगर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया तो मेरी लाइफ अलग होगी, तो वो आपको सोचते रहना है पूरे टाइम में, और इसी से आगे बढ़ते हैं सर। मुझे तो ऐसा लगता है यही सर बहुत बड़ा मूल मंत्र है सर। या आप करेक्ट। शेयर कीजिए सर। नहीं तो एक्चुअली ये तो जैसे मैं शिवम से पूछना चाहता था, जैसे कुछ हमारे बच्चे हैं, आई थिंक दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। जैसे अभी मई चल रहा है, बच्चों को देना है फरवरी में एग्जाम, और बहुत सारे लोग या तो पीडब्ल्यू से जुड़े हैं या कुछ जुड़े नहीं हैं, जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे देखना चाहते हैं। तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, भैया मेरे से तैयारी नहीं हो सकती, मेरी रैंक नहीं आ सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ फाइनल मैसेज देना चाहते हैं आप, जो हमारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को? सर ज्यादातर ऐसे जितने भी टॉपर्स हैं वो किसी गेट के टॉपर्स किसी आईआईटी से नहीं होते हैं। आईआईटी वाले गेट बस पीएसयू के लिए देते हैं, और वो टॉपर्स नहीं होते हैं। टॉपर्स यूजुअली या तो टियर 3 टियर 2 कॉलेज से ही आते हैं। तो अगर वो उनका हो सकता है तो सबका हो सकता है। और गेट गेट का बस डर नहीं बनाना चाहिए, बस तैयारी करो। रिजल्ट के लिए तैयारी मत करो, बस पढ़ने के लिए तैयारी करो। ये फोकस लेके कि अभी जो चीजें पढ़ रहा हूँ वो मुझे आ जानी चाहिए, भले इससे मेरा रिजल्ट आए ना आए, अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये चीज आ जानी चाहिए। अगर ये मेंटालिटी के साथ पढ़ेंगे तो फिर गेट का डर भी खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली गेट का जब पेपर देंगे सर तो वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। और सर एक और नीटी के से रिलेटेड मैं एक और चीज, अगर आप नीटी या आईएएससी का मैनेजमेंट कोर्सेज को टारगेट करते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, आपको सोशली साउंड भी रहना होगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है। इन चीजों के साथ भी बिल्कुल अलग नहीं होना होगा। आपके आसपास सोसाइटीज में चीजों को ऑब्जर्व करना भी सीखना होगा कि आपके आसपास कुछ होता है तो वो कैसे हो रहा है, उनके से रिलेटेड। क्योंकि मुझसे नीति में जैसे पूछा गया, दरभंगा से मैं बिलोंग करता हूँ सर, तो दरभंगा एयरपोर्ट अभी अभी खुला है, तो वो क्यों खुला, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपके स्टडी रिलेटेड नहीं होंगे लेकिन आपके सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो बिल्कुल दिमाग बंद करके बस किताबी कीड़ा बन के पढ़ने का भी मतलब नहीं है। मगर हाँ, ये होना चाहिए कि पढ़ना है तो जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं गेट निकालने के लिए नहीं, मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ। ये मेंटालिटी के साथ अगर पढ़ेंगे तो फिर सीख भी जाएंगे, गेट भी निकल जाएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एडवाइस। सो गाइज, आई होप आप लोगों को शिवम का एक्सपीरियंस से जरूर ही आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप उसको अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आई विश कि आप ये मोटिवेशन वाली जो 2-3 बातें कही हैं उनको अपनी लाइफ में उतारें। कभी किसी चीज को छोड़े नहीं। अगर आपको किसी भी एम को हासिल करना है तो उसके लिए जिद्दी होना होगा। जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए वो आपको करनी होंगी, अदरवाइज आप नहीं अचीव कर पाओगे। तो इसी थॉट के साथ में आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आज जाइए और अपने अंदर सोचिए या अपने मन में सोचिए कि आपको क्या अचीव करना है, और उसके लिए एकदम लग जाइए जी जान से। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो समझ लीजिए कि यही आज आपका सवेरा है और यहीं से आप शुरू करेंगे। ठीक है, और आज पूरी एनर्जी के साथ में लग जाइए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही लग जाइए कल वापस छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको जरूर ही इसको कंटिन्यू करना है। तो एवरी डे यू ब्रिंग इन मोटिवेशन। हर दिन सुबह सुबह जब उठते हैं तो आप ये सोचिए कि आपको आज की लाइफ, आपकी जो लाइफ है उसको अच्छा करने के लिए आपको क्या चाहिए और उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, और हर दिन आप इसको इंप्रूव करेंगे तभी जाके आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। So that's all, guys. I would like to thank on my behalf, on behalf of PW and on behalf of all student fraternity to Shivam कि आप आए, अपने आइडियाज हमें शेयर किए, एंड आई एम श्योर बच्चे जरूर इससे एनरिच होंगे। इन केस अगर कोई शिवम से कनेक्ट करना चाहता है तो प्रोबेबली शिवम शायद शिवम का फेसबुक हैंडल या फिर इंस्टा हैंडल भी होगा, तो नहीं है। टेलीग्राम पे मैसेज कर लेंगे सर, रंजन शिवम टेलीग्राम पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो शिवम से, अगर आपके कोई भी डाउट है नीति से रिलेटेड। और अगर आप आज अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और फ्यूचर में अगर अगले साल आपका भी नीति में सिलेक्शन होता है या नीति से कॉल आता है, तो अगले साल भी आप टेलीग्राम पे शिवम को कॉल करके या मैसेज करके एडवाइस ले सकते हो। आई होप शिवम वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। Okay, so thank you guys so much. Thank you Shivam for sharing your experience. Okay, that's all. Thank you.